दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेराल्ड मेनले हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका टाइटल है पाइट ब्यूटी। ये एक कर्टल सोनेट है और इसका राइम स्टाइल जो है वो स्प्रंग राइम है और इसकी खोज भी जेराल्ड मेनले हॉपकिंस ने ही की थी, जीएम हॉपकिंस ने ही की थी। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से इसको लिखा जाता है और जीएम हॉपकिंस की बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी जो भी हमको ज़रूरी है जानना, अपने इस पोएम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और इस पूरे पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन, हम ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं ईजी लैंग्वेज में। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें जो भी इस पूरे सिलेबस का या फिर इस पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इस पूरे पोएम के जो ऑथर हैं या फिर जो पोएट हैं जीएम हॉपकिंस, उनके बारे में। तो जीएम हॉपकिंस जो कि एक इंग्लिश के पोएट थे और एक प्रीस्ट भी थे, लेकिन इनकी जो फेम है ये इनके मरणोपरांत, पॉस्टुमस यानी कि इनके मरने के बाद इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश पोएट्स कहे जाते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें ये अपने पोएम्स में बहुत ही विविड इमेजरी और नेचर का यूज़ करके गॉड को या फिर गॉड की बनाई हुई चीज़ों को प्रेज करते थे, उनको थैंक्स कहते थे। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही शुरू किया था और इस कॉन्सेप्ट को हम स्प्रंग रिदम या फिर स्प्रंग राइम कहते हैं। इनका जन्म 28 जुलाई 1844 को स्ट्रैटफोर्ड एसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। इनका देहांत 8 जून 1889 को जब ये 44 ईयर्स के थे तब डबलिन आयरलैंड में हुआ था और इनको दफनाया गया था ग्लासनिवन सिमेट्री डबलिन आयरलैंड में। दोस्तों हम अपने लगभग जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर हम उसमें अपने राइटर को या फिर पोएट को डिस्कस करते हैं तो उनके बरीड प्लेस को यानी दफनाए जाने वाली जगह को स्पेशली हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि इनको दफनाया कहाँ गया था, क्योंकि ये पैदा इंग्लैंड में हुए थे, मरे आयरलैंड में थे, लेकिन दफनाया कहाँ गया था इनको। तो इस तरह से हमको याद रखना है कि डबलिन आयरलैंड में इनको दफनाया गया था। अगर बात करें इनके मेजर वर्क्स की तो इन्होंने बहुत सारे इन्वायरमेंटल, बहुत सारे मेमोरियल पोएम्स और बहुत सारे रिलीजियस पोएम्स भी लिखी हैं। इन्वायरमेंटल पोएम्स में इनकी आती है बिजने पॉपुलर्स, ठीक है, पॉपुलर्स और इन्वर्सनेट। और अगर मेमोरियल पोएम्स की बात करें तो फेलिक्स रोनाल इनकी मेमोरियल पोएम है। अगर रिलीजियस पोएम की बात करें तो द ब्लेस्ड वर्जिन कंपेयर टू द एयर वी ब्रीथ जो कि 1918 में आई थी। ये इनकी कुछ फेमस वर्क्स रहे हैं। तो ये तो हो गई जेराल्ड मेनले की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने पोएम के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ों की। दोस्तों अगर हम बात करें इस पोएम की तो ये जो पोएम है द पाइट ब्यूटी, ये एक कर्टल सोनेट है जिसको कंपोज किया गया था विक्टोरियन पोएट जेराल्ड मेनले हॉपकिंस के द्वारा। ये एक प्रकार का हाइम है, हाइम मतलब भजन, जिसमें जो जीएम हॉपकिंस हैं वो भगवान के द्वारा बनाई गई वेरीड वर्ल्ड यानी कि बहुत अलग अलग तरह की जो चीज़ें बनाई गई इस पूरे संसार में, उसके लिए भगवान की प्रशंसा करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। ये पोएम 1877 में लिखी गई थी लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी। 1918 में इसको पब्लिश कराया गया था, यानी इनके डेथ के बाद। और इसमें हम हॉपकिंस के ट्रेडमार्क लिंग्विस्टिक को देख सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स यानी इनकी जो बात करने की तरीके, जो लिखने का स्टाइल था, बहुत ही ट्रेडमार्क तरीका था, उसको हम देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कर्टल सोनेट होता क्या है। तो बेसिकली कर्टल सोनेट जो एक फॉर्म है वो इन्वेंट तो किया गया था जीएम हॉपकिंस के ही द्वारा और इसको अपने 3 पोएम्स में इन्होंने यूज़ किया है। तो जो एक पोएम है उन तीनों में से वही हम आज पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है पाइट ब्यूटी। अब बात करते हैं कर्टल सोनेट के बारे में। तो कर्टल सोनेट क्या होता है, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कर्टल सोनेट एक 11 लाइन या तो 11 बोल सकते हैं, या फिर अगर और एक्यूरेट हमको बोलना हो तो ये कह सकते हैं कि 10.5 लाइन यानी कि 10 और एक आधी लाइन का एक सोनेट होता है। क्योंकि सोनेट हम मोस्टली किसको कहते हैं जिसमें 14 लाइन्स होती हैं किसी पोएम में, लेकिन जो जीएम हॉपकिंस ने इस सोनेट का इन्वेंशन किया था इसमें 10.5 लाइन्स ही हैं, ठीक है। अब हम 10.5 लाइन्स को किस तरह से इसमें बांटते हैं सॉरी, देखते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि सोनेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स, पेट्रार्कन सोनेट्स में फ़र्क क्या होता है। अब सोनेट तो 14 लाइन की पोएम हो गई, ठीक है।
अब जो हम शेक्सपियरियन सॉनेट्स पढ़ते हैं वो 14 लाइन्स किस तरह से डिवाइड होती हैं? 3 क्वाट्रेन होते हैं। क्वाट्रेन यानी कि 4 लाइन की स्टेंजाज होती हैं 3, ठीक है, और उसके बाद एक कपलेट होता है। और जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसमें एक 8 लाइन की पोएम होती है और एक 6 लाइन का यानी सेस्टेट होता है, ठीक है। अब ये जो पेट्रार्कर सोनेट है उसी के बेस पर ही कर्टल सोनेट बना हुआ है। तो कर्टल सोनेट में जो पेट्रार्कर सोनेट का 8 लाइन है सबसे पहला, है ना, उसी को ये मान करके इसमें सबसे पहले 6 लाइन को यानी सेस्टेट लिखा गया है। और जो अगला 6 लाइन है उसको मान करके कर्टल सोनेट में इन्होंने यानी जीएम हॉकिंस ने लिखा है आगे की 4 लाइन्स और एक आधी लाइन्स, ठीक, यानी कि मोस्टली 5 लाइन्स। समझ में आ गई? और जो लास्ट की लाइन है यानी 11th लाइन है जो जिसको हम आधी लाइन मानते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? टेल पीस कहते हैं उस पूरे पोएम का। तो ये समझ में आ गया? अगर हम इसमें जो लिखा हुआ इस तरह से समझाते तो शायद आपको ना आता। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कर्टल सोनेट 10.5 लाइन की एक सोनेट होती है जिसको पेट्रार्कन सोनेट के बेस पर बनाया गया है। पेट्रार्कन सोनेट 2 स्टैंजाज में डिवाइड होती है, एक 8 लाइन की स्टैंजा होती है और दूसरी 6 लाइन की स्टैंजा होती है। उसी के बेस पर जो 8 लाइन की स्टैंजा होती है उसी को छोटा करके इन्होंने 6 लाइन का कर दिया है, और जो 6 लाइन की स्टैंजा होती है उसको छोटा करके इन्होंने 4.5 लाइन का स्टैंजा कर दिया है। तो इस तरह से इनकी जो सोनेट है कर्टल सोनेट उसमें कुल 10.5 लाइन्स है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं अपनी जो पोएम है पाइड ब्यूटी सॉरी उसके थीम की। तो थीम इसमें एक है द मैजेस्टी ऑफ गॉड। जब हम ये पूरा पोएम पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गॉड को इतना महान क्यों बताया गया है। एज विद अ नंबर ऑफ पोएम्स बाय विक्टोरियन पोएट जीएम हॉकिंस, पाइड ब्यूटी इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड। यानी कि जीएम हॉकिंस ने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, उसी में से एक ऐसा पोएम है पाइड ब्यूटी जिसमें कि उन्होंने भगवान की प्रशंसा की है। It takes a beautifully detailed look at the world in all its variety and sees in this variation and abundance the glory of God's creation. In particular, the poem admires God's capacity for creating opposites. The poem celebrates God's work and invites the reader to do same. यानी कि इस पूरे पोएम में हम ये जानेंगे कि भगवान ने कितनी तरह की वैरायटीज़ ऑफ कलर्स अपने इस पूरे संसार में भरे हैं। और वो वैराइटीज़ ऑफ कलर्स सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक ही तरह का हो, बहुत सारे अपोजिट कलर्स भी हमको देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कलर्स। और इस पूरे पोएम में वो गॉड के वर्क को सेलिब्रेट करते हैं, जो गॉड ने एक काम किया है, जो बनाया है संसार, किस तरह से बनाया है उसको सेलिब्रेट करते हैं और अपने रीडर्स को भी सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पोएम के बारे में। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों पोएम शुरू होती है और सबसे पहले ये लाइन में जीएम हॉकिंस लिखते हैं, ग्लोरी टू बी गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स। अब हमने जो पोएम शुरू किया है उसका टाइटल क्या है? पाइड ब्यूटी। पाइड मतलब होता है डिफरेंट वैराइटीज़, है ना, डिफरेंस, अलग अलग तरीके की। ब्यूटीज़ मतलब खूबसूरती। तो ग्लोरी टू बी गॉड यानी भगवान की ये आप महिमा देखिए। फॉर डैपल्ड थिंग्स, उन्होंने जो इतनी अलग अलग चीज़ें, डैपल्ड मतलब होता है डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट वैराइटीज़ के कलर्स, है ना। तो जितनी भी चीज़ें बनाई है उसमें हम देख सकते हैं कि भगवान ने अलग अलग कलर्स भर करके उसको बनाया है। इसमें भगवान की बहुत महानता है और इसके लिए हम उनको नमन करते हैं। आगे वो लिखते हैं, फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर्स एज अ ब्राइंडेड काउ। फॉर स्काइज यानी आसमान के लिए, ऑफ कपल कलर्स, आसमान को कैसा किया है? कपल कलर्स से, 2 अलग अलग रंगों से भरा है। कैसा? आसमान दिन में हमको नीला या सफ़ेद दिखाई पड़ता है और रात में एकदम ब्लैक कलर दिखाई पड़ता है। एज अ ब्राइंडेड काउ, जैसे कि एक धब्बेदार गाय को देखा जा सकता है। ब्राइंडेड मतलब होता है कि ऐसा पैची कलर का जो पड़ा होता है, स्पेशली ब्राउन कलर जो पैची पड़ा होता है उसको हम ब्राइंडेड कहते हैं। तो काऊ के ऊपर हम कैसा देखते हैं? कभी हम देखते हैं ना कि एक वाइट कलर की पूरी काऊ है, गाय है, और उस पर बीच बीच में पैचेस पड़े हुए हैं ब्लैक कलर के। तो यहाँ पर स्काई को ये काऊ से कंपेयर करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार आसमान में अलग अलग रंग हैं, उसी तरह से जो गाय होती है उसमें भी अलग अलग रंग हैं। और आगे वो लिखते हैं, फॉर रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्रॉट दैट स्विम। ट्रॉट मतलब ट्रॉट एक फिश होती है जिसके ऊपर
पिंक कलर के छोटे छोटे पॉइंट से धब्बे पड़े हुए होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखते हैं कि जो ट्रॉट होती है उसके पूरे स्टिपल में, उसके पूरे शरीर में रोज मोल्स यानी पिंक कलर के धब्बे हम देख सकते हैं। उसके बाद आगे वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं और किसमें अलग अलग कलर है। फ्रेश फायर कोल, जो फ्रेश एकदम गरम गरम जलता हुआ कोयला होता है उसका कलर आप देख सकते हैं। चेस्टनट फॉल्स, और जो चेस्टनट एक फ्रूट होता है वो जब गिरा हुआ होता है उसका आप कलर देख सकते हैं। फिंचेस विंग्स, फिंच एक प्रकार की पक्षी होती है, उसके पंखों को देख सकते हैं। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं उसमें अलग अलग कलर्स हम देख सकते हैं। फिर आगे बताते हैं और क्या बनाया है उन्होंने, लैंडस्केप, ऐसा लैंडस्केप बनाया है प्लॉटेड एंड पीस्ड, यानी कि जो लैंडस्केप बनाया है, जो पूरी पृथ्वी बनाई है वो अलग अलग तरह से प्लॉट और पीस में करके बनाई है। अब वो प्लॉट और पीस का क्या मतलब है, यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया है ऐसा, उन्होंने फोल्ड यानी कि ऐसे फोल्डिंग्स करके बनाया है जो चरवाहों के लिए होता है कि वो अपने भेड़ बकरी गायों को वहाँ पर चरा सकते हैं। फोल्डिंग्स कैसा, आपने बहुत पहले जब नया नया कंप्यूटर हम लोग के यहाँ आता था या फिर हम जब देखते थे तो उसमें जो वॉलपेपर होती थी, है ना, ऐसा लगता था कि रेगिस्तान तरह का कुछ बना हुआ है लेकिन वो ग्रीन है। रेगिस्तान कैसा, सैंड का होता है ना, वाइट कलर का, लेकिन वो ग्रीनरी हमको दिखती है, मीडो दिखता है। तो वही यहाँ पर फोल्ड बता रहे हैं जीएम हॉपकिंस। तो ऐसा फोल्ड बनाया है जिससे कि भेड़ बकरी चरवाहे वहाँ पर अपने जानवरों को, अपने कैटल्स को वहाँ पर चराने ला सकें। फैलो ऐसी ज़मीन को कहते हैं जो बंजर ज़मीन होती है। तो फैलो ऐसी ज़मीन है जो कि बंजर हो चुकी है लेकिन वो अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि फर्टैलिटी लाने की कोशिश करेगी, ऐसे ज़मीन। एंड प्लॉ मतलब खेत, जिसमें हम अपने प्लांट्स को लगाते हैं और उसमें अनाज उगाते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो लैंडस्केप भी बनाया है उसमें आपने कितनी डिफरेंट वैरायटीज़ दी हैं। कहीं तो ऐसा बना दिया है कि जहाँ पर लोग अपने जानवरों को चरा सकें, कहीं पे बंजर बना दिया है जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, और कहीं पे आपने ऐसा बना दिया है कि लोग वहाँ पर अपनी खेती कर सकें। एंड ऑल ट्रेड्स देयर गियर एंड टेकल एंड ट्रिम, और वो सभी चीज़ें जिससे कोई भी इंसान अपने कोई भी काम करता है, चाहे वो गियर हो, टैकल हो और ट्रिम करने के लिए भी कोई भी चीज़ हो, वो सभी कुछ एकदम डिफरेंट कलर का आपने बनाया हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आई। फिर से एक बार हम अच्छे से समरी दे देते हैं इस स्टेंजा का। यहाँ पर अलग अलग कलर्स, डेपल्ड कलर्स के लिए जो जीएम हॉपकिंस हैं वो भगवान को थैंक यू कहते हैं और वो बताते हैं जिस प्रकार आपने अलग अलग स्काईज़ में कलर्स भरे हैं, जैसे कि एक काऊ में, एक गाय में कलर होती है, उसमें पैचेस होते हैं ब्राउन कलर के। आपने मछलियों में अलग अलग कलर भरे हैं, जैसे कि जो ट्राउट फिश है उसमें आपने उसके ऊपर जो पिंक रोज़ कलर की डॉट्स भरी हैं। आपने फायर कोल को अलग कलर का बनाया है, चेस्टनट का अलग कलर का बनाया है, फिंच बर्ड के विंग्स को अलग कलर का बनाया है। आपने लैंडस्केप अलग अलग तरीके से बनाए हैं, कहीं पे ग्रीनरी दिख रही है हमको फोल्ड्स के रूप में, कहीं पे एकदम सूखा दिख रहा है फॉलो के रूप में, और कहीं पे खेत ज़मीन जो ऐसी बनाई है कि जिसमें हम अनाज उगा सकें। और यही नहीं, और इसमें जो भी काम करने के लिए जो व्यक्तियों के पास औजार हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी अलग अलग तरीके का बनाया है। तो आपको इस चीज़ के लिए हम बहुत ही प्रेज़ करते हैं, नमन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली स्टेंजा। बढ़ते हैं अपने अगली स्टेंजा पर जो कि 4.5 लाइन की है। वो यहाँ पर लिखते हैं ऑल थिंग्स काउंटर। अब यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी थिंग्स जो हैं, ये कैसी हैं, काउंटर हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, फिर भी ओरिजिनल है, यानी कि न्यू है, एकदम ओरिजिनल है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। स्पेयर यानी कि सिंगुलर हैं, अकेली हैं, अपने आप में यूनिक है। और स्ट्रेंज लेकिन वियर्ड है। वट एवर इज फिकल फ्रैकल्ड। यहाँ पर फिकल का क्या मतलब है, फिकल मतलब जो अस्थिर होता है, जो लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो जो कुछ भी है वो या तो ऐसा है कि लगातार चेंज हो, या फिर फ्रैकल्ड है। फ्रैकल्ड क्या होता है दोस्तों, फ्रैकल्स क्या होते हैं, एक प्रकार के धब्बे होते हैं जो चेहरे पर पड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए हमारे चेहरों पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ें जो हमेशा चेंज होती रहती हैं, और कुछ तो फ्रैकल तरीके के धब्बे हैं जो एक ही तरह से हमेशा बने रहते हैं। हु नोज हाउ, आखिर कौन जानता ये ऐसा कैसे हो गया। फिर लिखते हैं विथ स्विफ्ट स्लो, यानी कि कुछ चीज़ें तेज हैं तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें स्लो भी हैं। स्विफ्ट मतलब बहुत तेज, स्लो मतलब धीमा।
कुछ चीज़ें स्वीट हैं तो उनके साथ में आपने सोर चीज़ें ही बनाई है, यानी आपने मीठी चीज़ें बनाई हैं तो खट्टी चीज़ें ही बनाई है। आपने अडेजल बनाया है तो डिम भी बनाया है। अडेजल मतलब बहुत ही चमकने वाली चीज़, तो डिम भी बनाया है जिसमें बहुत ही कम लाइट होती है। तो आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग भी है, लेकिन फिर भी वो सारी ओरिजिनल है, सारी न्यू है, यूनिक है। तो यही यहाँ पर लिखते हैं लास्ट लाइन में, द फादर फोर्थ, यानी कि मेरे पिता समान, यानी कि हे परम पिता परमेश्वर, हुज ब्यूटी इज पास्ट चेंज, जिसकी ब्यूटी, जिसकी खूबसूरती हम कभी नहीं बदल सकते, यानी कभी जिसकी खूबसूरती नहीं बदलती है, प्रेज हिम, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको नमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आज की ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये पोएम बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई भी इशू पड़ रहा है इस पोएम को समझने में, या फिर आपको कोई भी सजेशन देना है, तो आप हमारी वीडियो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।